नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.2 और 4 एग्ज़ाम को देखते हुए साथ ही साथ अन्य जो भी एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स बेस्ड एग्ज़ाम होता है वन लाइनर, उसे देखते हुए जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को हमने क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। यह जो बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं, यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का यह संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी बुक है और जो एससीईआरटी बुक है, उसके चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके क्वेश्चन को भी यह कवर करता है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को ऑप्शन के साथ जो है पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक भी जो है कंप्लीट होता चले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 101 से पढ़ेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन किससे पूछा हुआ है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 123 है वो राष्ट्रपति को क्या शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 के बारे में पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 123 सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। ये डी नंबर आंसर हो जाएगा कि ये संसद के विश्रांति काल, यानी संसद का जब सत्रावसान हो जाता है, संसद जब सत्र में नहीं होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, तो उस समय जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है इस अनुच्छेद 123 के माध्यम से। तो 123 में, आर्टिकल 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। तो हम इसे डिटेल से थोड़ा अध्यादेश को पढ़ लेते हैं और भी जो ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति। तो नहीं, आपातकाल की घोषणा हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में कि आपातकाल घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन वो किस आर्टिकल से है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद नंबर जो है 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल जारी करने की जो है शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, ये भी एक प्रकार का आपातकाल ही होता है। तो और वहीं जो है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार का प्रोविज़न है भारतीय संविधान में। एक आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है, और आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, 3 बार, हमने कल भी पढ़ा है। और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो मैक्सिमम राज्यों में बहुत बार लगाया गया है, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो अनुच्छेद यहाँ 123 पूछ रहा था, तो 123 के तहत तो आपातकाल नहीं है, बल्कि ये किसके तहत आपातकाल है, 352 के तहत है। तो यहाँ पर तो अनुच्छेद 123 पूछ रहा था, तो अनुच्छेद 123 के तहत तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, न कि आपातकाल जारी करने की शक्ति। तो आपातकाल किसके तहत है, आर्टिकल 352, 56 और 360 के तहत, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, मृत्यु दंड देने से। तो मृत्यु दंड देने की शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित नहीं होती है, बल्कि मृत्यु दंड माफ़ करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। यदि कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति या मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वो आर्टिकल किसके तहत होती है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो कि मृत्यु दंड को वो क्षमा कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर क्या है कि संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने से। तो संसद कोई भी विधेयक अगर पारित करती है, उस विधेयक को पारित करने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तब जाकर के वो विधेयक कानून बनता है या अधिनियम बन पाता है। तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 111 के तहत। जो राष्ट्रपति के पास जो वीटो का पावर है वो आर्टिकल 111 के तहत है। तो राष्ट्रपति के पास 111 के तहत 3 प्रकार का वीटो होता है, कि एक आत्यंतिक वीटो है, एक निलंबनकारी वीटो है, और एक पॉकेट वीटो है। यानी कि अगर कोई विधेयक जो है संसद द्वारा पास हो गया, यानी लोकसभा राज्यसभा द्वारा दोनों द्वारा पास कर दिया गया है, और राष्ट्रपति के पास उसके पास जो है हस्ताक्षर के लिए गया है, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होता है आर्टिकल 111 के तहत कि या तो वो उस विधेयक को सुरक्षित रख ले। तो अगर वो विधेयक को राष्ट्रपति सुरक्षित रख लेता है तो वो विधेयक जो है अधिनियम नहीं बन पाता है। तो इस वीटो को, इस पावर को, राष्ट्रपति के इस पावर को हम कहते हैं आत्यंतिक वीटो।
वहीं जो है जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए और उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देता है संसद के पास, तो उस वीटो, उस शक्ति को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। दूसरा प्रकार का वीटो कौन है? पॉकेट वीटो, कि जब कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया इस हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति जो है वो उस विधेयक पर किसी प्रकार का अपना जो नहीं राय देते हैं, बल्कि उसको वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, किसी प्रकार का वो निर्णय नहीं देते हैं, तो उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। तो हमने चारों के आज संविधान का अनुच्छेद को पढ़ लिया है। पहला क्या है? आर्टिकल 352, 356 और 360। दूसरा है आर्टिकल 72। तीसरा है आपका जो आर्टिकल 111 और चौथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 जो कि पूछ रहा है। तो हम इस अनुच्छेद 123 को, अध्यादेश जारी करने को शक्ति को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद का सत्रावसान हो गया हो, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कोई सत्र, उसका सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय जो है राष्ट्रपति जो द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो एक प्रकार की विधायी शक्ति है, कि विधि निर्माण की शक्ति है, कि किसी भी विषय पर जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। हालांकि जो ये अध्यादेश जारी किया जाएगा, वो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा तो जारी किया जाता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल जो है उसकी सिफारिश पर ही जारी किया जाता है और उसी की सिफारिश पर ये वापस फिर लिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही वापस ले सकते हैं। और ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है, तो इसका प्रभाव मैक्सिमम 6 माह तक, मैक्सिमम पूछेगा तो 6 माह तक रहता है। लेकिन अगर संसद की मंजूरी ना मिले तो उस स्थिति में 6 सप्ताह तक ही जो है ये प्रभाव में रहता है ये अध्यादेश। इससे आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसको न्यायिक समीक्षा के अधीन ला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है संसदीय समिति से। हमने पहले भी पढ़ा है कि संसद के कामों को जो है, संसद में चूँकि बहुत सारे विधायी काम होते हैं, तो उनके कामों को आसान करने के लिए बहुत सारी संसदीय समिति का गठन किया जाता है। तो उस संसदीय समिति में 2 प्रकार की समिति जो है का गठन किया जाता है। एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति, दूसरी होती है अस्थायी समिति। तो जो अस्थायी समिति होती है उसका गठन जो है प्रत्येक वर्ष समयानुसार कंटिन्यूटी के आधार पर किया जाता है। वहीं अस्थायी समिति का जो गठन है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी अस्थायी समिति में से कुछ समितियां जो हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो एक तो लोक लेखा समिति, ये भी अस्थायी समिति है। दूसरा प्राक्कलन समिति, ये भी अस्थायी समिति है। और सार्वजनिक उपक्रम वाली समिति, ये भी क्या है? अस्थायी समिति है। तो इन तीनों समितियों को हमने जो है पहले की वीडियो में डिटेल से पढ़ा है, फिर भी यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो ये किस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल, यानी उस समय जो जिसकी सरकार होती है उसी किस सदस्य में से उसका अध्यक्ष होता है। तो ये प्राक्कलन समिति में ऐसा होता है, ऐसा जो है प्राक्कलन समिति में होता है। तो हम तीनों समिति के बारे में पढ़ लेते हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो पहले हम प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ते हैं कि तो इस प्राक्कलन समिति का जो गठन है जॉन मथाई जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, उनकी सिफारिश पर 1950 में गठित किया गया है। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया है जॉन मथाई की सिफारिश पर। और प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति भी इसे कहा जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इस प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इस प्राक्कलन समिति में तो कुल 30 सदस्य होते हैं। और 30 सदस्य जो होते हैं सिर्फ लोकसभा से होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा से प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और इसे सबसे बड़ी संसदीय समिति कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष का चुनाव तो हमने पढ़ा ही कि इनके सदस्यों के बीच से ही किया जाता है, लेकिन ये सत्तारूढ़ दल के होते हैं। और कौन इनके अध्यक्ष का चुनाव करता है? तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है चुनाव। और इनका कार्य क्या होता है प्राक्कलन समिति का? तो जो भी बजट में सम्मिलित जो अनुमान है वो अनुमानों की जांच करना,
यानी कि जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में जो खर्च किया जाता है तो उनमें कटौती करना, मितव्ययता करना इनका काम होता है। तो इसलिए इस समिति को, प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति भी हम कहते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि किस समिति को मितव्ययता समिति या फिर सतत आर्थिक समिति कहते हैं, तो प्राक्कलन समिति को कहते हैं। और अब हम पढ़ते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया है? तो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया है। कब किया गया है? 1921 में किया गया है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 22 में से जो है 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं, 7 कहाँ से होते हैं? 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति से सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। वहीं जो है लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष का चुनाव है, इनके सदस्यों के बीच से ही लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो विपक्षी दल के होते हैं। तो विपक्षी दल के होते हैं। ये परंपरा 1967 से जो है लाई गई है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल से होंगे, और जबकि जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कहाँ के होते हैं? सत्तारूढ़ दल से होते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा था। और लोक लेखा समिति को हम लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु लोकसभा कहते हैं। और साथ ही साथ लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है? तो जो कैग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, उसके वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना इस लोक लेखा समिति का काम होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग ने पढ़ लिया दोनों समिति के बारे में। थोड़ा सा हम सार्वजनिक उपक्रम समिति को भी देख लेते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रम समिति है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया है? तो 1964 में किया गया है। 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया है। और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। जिस तरह से लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, यहाँ भी 22 सदस्य होते हैं। उसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। और इनका कार्य क्या होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति का, कि जो भी PSU होते हैं, जैसे कि NTPC, BSNL, उनके जो उनका ऑडिट करना इनका काम होता है। उनके रिपोर्ट का परीक्षण करना इनका काम होता है। और साथ ही साथ है PSU पर कैग के रिपोर्ट का भी ये परीक्षण करते हैं। तो ये सरकारी उपक्रम समिति हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। सत्य नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो हाँ, ये सत्य है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब होता है कि वहाँ विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी कि द्विसदन है। जिस प्रकार संघ में जो है 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो तो उसे हम द्विसदनात्मक कहते हैं, कि 2 सदन है वहाँ। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किन किन राज्यों में है? तो आप याद रखेंगे कुल 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कहाँ कहाँ है? तो एक तो महाराष्ट्र में है, एक तेलंगाना में है, एक आंध्र प्रदेश में है। 3 ये हो गए। बाकी यूपी बिहार याद रखेंगे, तो 3 2 5 हो गए, और एक कर्नाटक है। तो आप साउथ से ऐसे याद रखेंगे कि साउथ के लगभग 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और जो है ईस्ट के 2 राज्य हैं, यूपी और बिहार। तो इस तरह से 4 2 6 राज्यों में जो है क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो हाँ, ये सही है। अभी हमने पढ़ा कि हाँ, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, चूँकि ये साउथ के दोनों राज्य हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य की 1/3 होती है। तो हाँ, ये भी सही है कि विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जितना उस राज्य का विधानसभा का स्ट्रेंथ है उसका 1/3, उसका कितना 1/3 जो है विधान परिषद के सदस्य होंगे। तो ये भी सही है। तीसरा क्या है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है। तो नहीं, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 40 होती है। न्यूनतम सदस्य संख्या
40 होती है। हाँ, गलत दे दिया है। पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, क्योंकि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है विधान परिषद की? 40 होती है। और वहीं डी ऑप्शन क्या है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये भी सही है कि विधान परिषद के जो सदस्य का निर्वाचन होता है उसमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा बहुत बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा डिटेल में देख लें। तो इसमें से आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वहीं जो है 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य के बीच से आएंगे निर्वाचित होकर के। 1/12 सदस्य जो हैं, 1/12 सदस्य स्नातक, 1/12 सदस्य यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है उनके बीच से चुने जाते हैं। तो 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहीं जो है फिर 1/12 सदस्य जो हैं जिन्होंने जो मिडिल स्कूल होते हैं, जो माध्यमिक स्कूल होते हैं, वहाँ 3 साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो वैसे अध्यापकों के बीच से जो है निर्वाचन होता है 1/12 सदस्यों का। वहीं 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या फिर सामाजिक सेवा में जिन्होंने अच्छा कार्य किया हो उनके बीच से जो है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 और 1 प्लस 1/12, ये इसका आप अगर जो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो 5/6 सदस्य का निर्वाचन होता है विधान परिषद में। 5/6 सदस्य का निर्वाचन होता है। वहीं जो 1/6 सदस्य का क्या होता है? मनोनयन होता है राज्यपाल द्वारा। ये मैं इतना डिटेल इसलिए गई हूँ कि ये बीपीएससी में पूछ चुका है 5/6 और 1/6। तो 5/6 और 1/6 को आप याद रखेंगे कि 5/6 का निर्वाचन होता है विधान परिषद में और 1/6 का जो है मनोनयन होता है। ठीक है। पॉइंट ऑफ विधान परिषद से आप और याद रख सकते हैं कि विधान परिषद किसी भी राज्य में होगा या नहीं, यानी वहाँ विधान परिषद का एग्जिस्टेंस होना है या उसे को समाप्त किया जाना है, ये शक्ति संसद के पास होती है संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत। कि विधान परिषद का उन्मूलन करना या विधान परिषद का सृजन करना, ये संसद के पास शक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या होता है? 30 वर्ष होता है। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। उसके प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उसके जगह पर नए सदस्य का जो है निर्वाचन किया जाता है। तो ये कुछ हमने विधान परिषद के बारे में डिटेल पढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये कौन सी अनुसूची से किया गया है? तो 6ठी अनुसूची से किया गया। 6 नंबर का जो अनुसूची है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो स्वायत्त शासी ऑटोनोमस जिला परिषद की स्थापना की जा सकती है। और ये 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो जो भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का ये जो चारों क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन पर प्रशासन के लिए विशेष रूप से जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान जो है किया जा सकता है स्वायत्त शासी क्षेत्र के रूप में। तो ये 6 नंबर का जो अनुसूची है उसमें ये प्रावधान किया गया है। तो हम एक अनुसूची को है ओवरव्यू देख लेते हैं। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से पहली अनुसूची में क्या है कि जो भी भारत के राज्य और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका वर्णन है। दूसरी अनुसूची में जो प्रमुख जो पद हैं जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के वेतन, भत्ता, पेंशन का जो है वो बंद किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो प्रमुख पद हैं वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के शपथ का प्रोविजन जो है किया गया है। और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों का और संघ शासित प्रदेश का क्या प्रतिनिधित्व होगा वो व्यवस्था की गई है। वहीं 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल एरिया है और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं
उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है 5वीं अनुसूची में। 6ठी का तो हमने पढ़ा ही कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। वहीं 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि 7वीं अनुसूची में एक तरह से शक्ति का विभाजन किया गया है। जो है 7वीं अनुसूची में हम देखें तो 3 प्रकार की जो है सूची का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची का। और 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषा का जिक्र है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के लिए क्या कुछ किया जाएगा वो प्रोविजन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में क्या है, नगर पालिका है। तो इस तरह से हमने अनुसूची को देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद के वो सदस्य होते हैं, तो ये सही है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, तो हाँ मुख्यमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। चौथा क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बल्कि जो हाईकोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसके जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उन न्यायाधीश की जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये गलत है, गलत ही पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री के विषय में कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, डी हो जाएगा, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर कोई जस्टिस होते हैं। मुख्यमंत्री के संबंध में आप 2 आर्टिकल को याद रखिएगा। एक भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, एक आप 163 को याद रखेंगे। 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु जो है राज्यपाल का जो भी कार्य होता है उन कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। यानी मुख्यमंत्री का वर्णन 163 में भी है और 164 में भी है। 164 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री जो होंगे वो बहुमत प्राप्त दल के नेता होंगे, तो ये 164 में कहा गया है। और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी भी विधानसभा के प्रति होगी, ये भी 164 में कहा गया है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसका निर्णय कौन करता है, तो ये निर्णय जो है अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है। बी आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है किस प्रकार का निर्वाचन होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के जो होते हैं यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और कौन भाग लेते हैं, जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी है उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में तीन तरह से आप बांट के देखें तो तीनों लोग जो है भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ है, तो राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में है। और अनुच्छेद हम देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद देखें तो आर्टिकल जो है 52 से लेकर के 78 तक जो है राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष तो होता ही है, साथ ही साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका जो है चुनाव किया जाता है। और अगर इनके चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो तो इसका निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है अंतिम होता है। कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक जो है लंबित रख सकती है। यानी अगर कोई साधारण विधेयक पारित किया गया है, लोकसभा में पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में भेजा गया है, तो राज्यसभा उसको कितने दिन के लिए रोक कर रख सकती है, तो 6 माह के लिए जो है रोक कर रख सकती है। तो हम थोड़ा सा विधेयक को पढ़ लेते हैं। तो विधेयक को हमने पहले भी पढ़ा है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण विधेयक, एक कौन विधेयक होता है, साधारण विधेयक, एक है वित्त विधेयक, और एक है आपका धन विधेयक, और एक है आपका क्या है, संविधान संशोधन विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4 प्रकार के विधेयक जो है पास किए जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों से जो है पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो उसमें साधारण विधेयक जब पास किया जाता है, अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में भेजा गया है इसे पास करने के लिए, तो राज्यसभा के पास ये शक्ति होती है कि राज्यसभा उसे 6 माह के लिए जो है अधिकतम रोक कर रख सकती है।
साधारण विधेयक के बारे में आप थोड़ा सा कुछ और पॉइंट याद रखें कि साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे कोई मंत्री भी पेश कर सकता है और कोई गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है। गैर सरकारी सदस्य उसे कहते हैं जो मंत्री नहीं रहते हैं लेकिन वो सांसद रहते हैं। तो दोनों के द्वारा साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है और बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के पेश किया जाता है। और राज्यसभा के पास अगर भेजा जाता है इस विधेयक को स्वीकृति के लिए तो राज्यसभा उसे संशोधित कर सकती है या फिर अस्वीकृत भी कर सकती है। और राज्यसभा मैक्सिमम कितने 6 माह के लिए रोक के भी रख सकती है। और साधारण विधेयक में जो के मामले में अगर लोकसभा राज्यसभा में किसी प्रकार का जो है विवाद हो जाता है तो यहाँ संयुक्त बैठक का भी प्रावधान होता है आर्टिकल 108 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। तो ज्वाइंट सेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ज्वाइंट सेशन का वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो इतना आप जो है साधारण विधेयक के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है। यानी राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है क्षमादान की शक्ति। तो उस क्षमादान की शक्ति के तहत अगर राष्ट्रपति किसी दंड को कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं, यानी उस रोक देते हैं, निलंबन का आशय कुछ समय के लिए रोक देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविलंबन। यानी कि उसका जो है एक तरह से रोक लगा दिया गया, प्रविलंबन कर दिया गया है, जिसे हम प्रविलंबन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। और क्षमादान की शक्ति में क्या क्या है? 5 प्रकार की शक्ति आती है। एक तो क्षमा है ही, यानी पार्डन। दूसरा है आपका परिहार जो कि रिमिशन कर देना। तीसरा है आपका विराम, यानी कि इसका रिस्पाइट कर देना। और ये प्रविलंबन, रिप्राइव कर देना। और एक और होता है लघुकरण, यानी कम्यूटेशन। तो ये 5 प्रकार, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जो है दी गई है। आर्टिकल कितने? संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। तो क्षमा में क्या किया जाता है? जब क्षमा या पार्डन किया जाता है तो राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड तक को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दिया गया है मृत्यु दंड, तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा वो दान कर सकते हैं, उस मृत्यु दंड को भी क्षमा दान दे सकते हैं। वहीं लघुकरण में क्या होता है? कम्यूटेशन में जो 5वां ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है कि वे दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं। यानी कि अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो वो कठोर कारावास में उसे बदल सकते हैं। परिहार में क्या होता है? जहाँ बी नंबर ऑप्शन है, परिहार में क्या होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को वो कम कर सकते हैं। यानी कि 2 वर्ष का अगर कारावास दिया गया है तो उसे 1 वर्ष में बदल दे सकते हैं। तो ये परिहार हुआ, यानी रिमिशन कर देना। 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष की अवधि में बदल देना, तो ये परिहार कर देना होता है। वहीं ये विराम क्या होता है? विराम रेस्पाइट क्या होता है कि जो मूल सज़ा दी गई है उस मूल सज़ा को जो है किसी विशेष परिस्थिति में सज़ा को कम कर देना। जैसे कि कोई महिला अगर गर्भावस्था में है तो उस स्थिति में जो है उसकी सज़ा को जो है कम कर दिया जाएगा। तो ये होता है विराम, यानी कुछ समय के लिए विराम लगा देना सज़ा में। और प्रविलंबन क्या होता है? प्रविलंबन का तो यहाँ डिटेल्स दिया हुआ ही है कि दंड को जो है कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा देना। तो इसे हम प्रविलंबन कहते हैं। बस आप अनुच्छेद याद रखेंगे कि आर्टिकल जो है 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है मौजूद है। और ये राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है ये एक प्रकार की कार्यकारी शक्ति है। और ये सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है तब भी वो उनके पास ये शक्ति मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का दंड दिया गया हो तो उस स्थिति में भी जो है क्षमादान की शक्ति है। वहीं राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है और आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। बस अंतर ये है कि राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को ये क्षमा नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है परिहार, विराम, प्रविलंबन या फिर लघुकरण, ये 4 प्रकार के क्षमा ये दे सकते हैं राज्यपाल। लेकिन ये क्षमा जो पार्डन है जिसमें मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति आती है वो जो है राज्यपाल के पास नहीं है अवेलेबल, सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ये दोनों बस आप अंतर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री
बनने से पहले जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो कौन नहीं रहे हैं? तो गुलजारी लाल नंदा ये जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। और सभी जो है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं और HD देवगौड़ा भी रहे हैं। लेकिन गुलजारी लाल नंदा जो है वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो उससे पहले मुख्यमंत्री कहीं के नहीं रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में एक दो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद से देख लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 174 जो है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो 74 में एक मंत्रिपरिषद का जिक्र है। 74 से हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मंत्रिपरिषद का वर्णन कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है और कहा गया है कि उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। वहीं 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जो कि बहुमत दल का नेता होगा। और 75 के ही एक सब पार्ट 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी जो है लोकसभा के प्रति होगी। तो ये तीनों आर्टिकल एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट कर दी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के जो सदस्यगण हैं उस सदस्यगण ही लोकसभा के अध्यक्ष को जो है चुन सकते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही किया जाएगा। तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जिक्र किया गया है कि लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाएगा। और लोकसभा का हम अगर अध्यक्ष देखें, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो JB मावलंकर थे। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। और अभी जो 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो ये लोकसभा का अगर गठन होता है तो ये 18वीं लोकसभा होगी। यानी कि अभी कौन से लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है? तो वो 18वीं लोकसभा के लिए जो है चुनाव अभी संपन्न हो रहा है, 2024 में संपन्न हो रहा है। और पहली लोकसभा कब से काम करना प्रारंभ की है? तो पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे JB मावलंकर, तो ये 17 अप्रैल 1952 से जो है ये काम करना प्रारंभ की है पहली लोकसभा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर थे। और तो इस तरह से हमने जो है 110 नंबर क्वेश्चन तक जो है अभी कंप्लीट कर लिया है। 111 नंबर क्वेश्चन से आगे जो है हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।